awesome students, welcome to the channel क्लास 10 मैथ्स के लिए सीबीएसई ने 8 सितंबर 2023 को अपनी वेबसाइट पर एक एडिशनल प्रैक्टिस पेपर अपलोड किया था, जिसके अभी तक हम 20 क्वेश्चंस अपनी पिछली वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। 20 क्वेश्चंस का जो हमारा सॉल्यूशंस है फर्स्ट 20 एमसीक्यूज का, उसको हम पिछली वीडियो में डिटेल में अच्छे से समझ चुके हैं और अब बारी है हमारी स्टार्ट करने की आज सेक्शन नंबर बी को। ठीक है, सो सेक्शन नंबर बी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें उन्होंने क्या बोला है, चेक वेदर द स्टेटमेंट्स बिलो इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट लिखी है नीचे, ये हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर का जो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो कैसा होगा, हमेशा रैशनल होगा। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रूविंग रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी एज एप्लीकेबल। अच्छा, कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट, राइट, ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स कैसे होते हैं। कंपोजिट नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ठीक है, मतलब क्या बोला मैंने, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, वो नंबर्स हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ठीक है, सो इसमें से अब हमें कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखो जो 1 है, 1 के फैक्टर्स, 1 के एक ही फैक्टर होता है 1, 2 के फैक्टर्स 2 इंटू 1, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 इंटू 1, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 1। मोर देन 2 हमारे कौन से होने चाहिए और वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, हमारे सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, सो अब आप देख रहे हो कि 1 का भी एक ही फैक्टर है, इसके 2 हैं, इसके 2 हैं, बट सबसे पहला नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी कि कौन सा हो गया मेरा 4, बिकॉज ये ऐसा नंबर है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा, 4 होगा। राइट, छोटा उन्होंने कहा है कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है 4। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, हमारे पास 2 होता है। 2 कैसा है, रैशनल है या इरैशनल है, बताओ। 2 हमारा कैसा नंबर है, 2 हमारा रैशनल नंबर है। ओके जी, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट नंबर है हमारा 5, और 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं 5 इंटू 1। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है, कंडीशन समझो कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, बट इसका तो हमारे 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं। राइट, सो यानी कि ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। मीन्स अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, मीन्स हमारा 6 कैसा है, एक कंपोजिट नंबर है, बट हमें उसके स्क्वायर रूट की बात करनी है क्वेश्चन में। तो रूट 6 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा रैशनल होगा या इरैशनल होगा। आपने रूट के बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज में किए हैं, सेम वही प्रोसेस यूज करके आपको अपना ये क्वेश्चन आगे प्रूव करना है। ठीक है, सो आप अपना क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कैसे करने वाले हैं पेपर में, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, इफ द कंपोजिट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, सो दैट मीन्स वो हमारा कैसा होगा, स्क्वायर रूट, देन इट इज अ रैशनल नंबर। तब तो वो आप देख रहे हो कि आपका रैशनल नंबर बन रहा है। बट जब हमने 6 की बात की, 6 हमारा कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, सो तब हमारा वो इरैशनल है। बट इफ कंपोजिट नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, बट इफ कंपोजिट नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, देन इट मीन्स इट इज एन इरैशनल नंबर। तब ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, एक इरैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, राइट। सो आपकी जो ये कंडीशन है, जो हमें ट्रू फॉल्स बतानी थी, ये कैसी कंडीशन है, फॉल्स है। बिकॉज उन्होंने क्या कहा है कि हर बार कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। बट हमने देखा कि हर बार ऐसा ट्रू नहीं है। अगर कंपोजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो वो रैशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो वो
इरेशनल होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है आपने इसके प्रूफ्स कर रखे हैं, आप वहीं से अपना प्रूफ चेकआउट कर सकते हैं। लेट रूट 6 इज इक्वल टू a बाई बी, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वो वाले स्टेप्स करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कन्फर्म्ड है, सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में भी बता दिया कि ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म्ड है, एग्जाम में आना ही आना है। मीन्स न्यू बुक में आपकी एक्सरसाइज 1.2 में जो आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म्ड है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। सो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है स्टेप्स समझकर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आपने अपने बुक में ट्रेन्स के क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, कि एक ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, दूसरी उससे इतनी ज़्यादा स्पीड से चल रही है, देन उसका टाइम जो है वो कम लगता है, राइट। आपने 3rd चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो सेम आपका कॉन्सेप्ट वही 3rd चैप्टर का उसी ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पर्सन्स का नाम ले लिया है। किनाया एंड हीना स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट P एट द सेम मोमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ 800 मीटर सर्कुलर पाथ। किनाया और हीना, देखो किनाया और हीना ने क्या किया, वॉक करना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया। कहाँ से? फ्रॉम द पॉइंट P पॉइंट से इन्होंने चलना स्टार्ट किया। एट द सेम मोमेंट मतलब सेम टाइम पर स्टार्ट किया चलना। इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में किनाया इधर गई और हीना इस तरफ गई, अपोजिट डायरेक्शन में। और पाथ की लेंथ कितनी दी है हमें? 800 मीटर। ओके जी। किनाया वॉक टू द क्लब हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। किनाया जो है वो क्लब हाउस की तरफ गई और कितना डिस्टेंस, किस स्पीड से ट्रेवल किया किनाया ने? 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से। ओके, एंड हीना वॉक टू द बैडमिंटन, हीना बैडमिंटन कोर्ट की तरफ गई और उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी? 80 मीटर पर मिनट। ठीक है, देन आगे क्या बोला है उन्होंने? द लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक बिटवीन क्लब हाउस एंड द बैडमिंटन कोर्ट इज 180 मीटर। जो ये लेंथ दी है हमें क्लब हाउस और इसके बीच की, ये लेंथ हमें कितनी दी है? 180 मीटर। नाउ इफ हीना टुक 1 मिनट मोर, अगर हीना को 1 मिनट ज़्यादा लगा, हीना टुक 1 मिनट मोर। याद आया क्वेश्चंस? उन क्वेश्चंस में भी आपके पास कुछ ऐसा ही होता था कि एक्सप्रेस ट्रेन ने ज़्यादा टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन ने कम टाइम लिया, पैसेंजर ट्रेन ने ज़्यादा टाइम लिया। तो वही क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो हमें क्या निकालना है? उसका टाइम टेकन बाय द हीना टू रीच द बैडमिंटन कोर्ट। हीना को बैडमिंटन कोर्ट पहुँचने में कितना टाइम लगा? ठीक है, ओके। सो लेट अस सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि जो P पॉइंट और क्लब हाउस के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड द क्लब हाउस इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमने x मीटर लेट कर लिया, राइट। सो अब हमारे पास जो डिस्टेंस रह जाएगा P और हमारा बैडमिंटन कोर्ट के बीच का, वो कितना होगा? देखो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस उन्होंने हमें दिया है 800। ओके, 800 में से x डिस्टेंस हमारा ये है, माइनस कर दिया। देन 180 मीटर हमारा ये है, ये भी माइनस कर देंगे तो बचेगा किसका? P और बैडमिंटन कोर्ट का। टोटल डिस्टेंस में से मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर दिया, सो दैट मीन्स बच गया मेरे पास P और बैडमिंटन कोर्ट के बीच का डिस्टेंस। ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास माइनस करके 800 में से 180 को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 620 माइनस x मीटर। डिस्टेंसेस आ गए दोनों के। ठीक है, दोनों की स्पीड हमें गिवन है, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। सो हमें पता है कि किनाया का जो टाइम होगा वो टाइम किसके इक्वल होता है? टाइम का फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है जी, तो किनाया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? किनाया ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है x डिवाइड बाय उसकी स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर मिनट है। इसी तरह से जो हीना की आ जाएगी, हीना का जो टाइम आएगा, हीना का टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हीना के लिए डिस्टेंस कितना है? जो P और बैडमिंटन कोर्ट के बीच का था, दैट मीन्स 620 माइनस x डिवाइड बाय उसकी स्पीड। उसकी स्पीड कितनी है हीना की? 80 मीटर पर मिनट। ओके जी, बात समझ में। तो नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? इफ हीना टुक 1 मिनट मोर, हीना का टाइम ज़्यादा है,
ठीक है। तो हीना का टाइम ज़्यादा है, मतलब मान लो हीना ने 10 मिनट्स लिए तो किनाया ने कितने मिनट्स लिए, 9 मिनट्स। तो मतलब कि हीना के टाइम में से किनाया का माइनस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, हीना के टाइम में से हम किनाया का टाइम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 मिनट, क्योंकि उन्होंने 1 मिनट जो है वो ज़्यादा लिया है। ओके जी, सही है। देन आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 800 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 6200, यहाँ पर आएगा हमारे पास -10x और यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 8x इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ से कितना आ गया, 800 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6200 माइनस इन दोनों के साथ सेम साइन है, मीन्स यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। 800 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 800। देन उसके बाद हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर कि जो ये हमारे पास 800 है, ये 800 राइट हैंड साइड पर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 18 इधर आकर के किसका हो जाएगा, हमारा प्लस का। ओके, सो 6200 में से हम 800 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5400 इज इक्वल टू 18x। नाउ आपको पता है कि ये 18 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाकर के नीचे क्या हो जाएगा हमारा इधर डिवाइड, दिस इज इक्वल टू x। तो यहाँ 300 मीटर, मीटर में क्यों है, क्योंकि ये हमने डिस्टेंस माना था, ठीक है। अभी हमारे पास डिस्टेंस निकला है, उसने हमसे हीना का टाइम पूछा है। ओके, सो हीना का टाइम हमने फाइंड आउट करना है। हीना का टाइम कितना है हमारे पास, 620 माइनस x डिवाइड बाई 80, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, x की वैल्यू अगर हम 300 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 320 डिवाइड बाई 80, सो कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 4 मिनट। ओके, तो हीना का टाइम आ गया हमारे पास 4 मिनट, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। सो नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये सिंपली आपके थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 9 में भी आपने कुछ ऐसे थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं सर्कल्स के चैप्टर में, सो उन्हीं से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्या बोला है उन्होंने, शोन बिलो इज अ सर्कल विद द सेंटर O, सेंटर O पे एक सर्कल है एंड 3 टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट A, E एंड C। A, E और C पॉइंट पर इन्होंने 3 क्या ड्रॉ की हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं। ओके, देन द टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट B एंड D। जो टेंजेंट्स हैं ये एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट B और पॉइंट D पर। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा, ऊपर वाला हमारा B है और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, D है। ये पॉइंट B है और ये पॉइंट हमारा क्या है, D है। नाउ हमें प्रूफ करके बताना है दैट एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ AEDB इज पैरेलल। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है या फिर हमारी फॉल्स है। क्या है, AEDB, AEDB, ये इस फिगर में हमें बताना है कि कम से कम जो एक अपोजिट साइड्स है ना, पैरेलल साइड्स, वो साइड्स कैसी हैं, हमारी पैरेलल हैं। ओके जी, अब आपको याद होगा कि आपने क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सर्कल्स के चैप्टर में कि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी हम जो रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। एक क्वेश्चन सेम आपका MCQ में भी था इसी कॉन्सेप्ट पर कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब जो ये वाला एंगल है, मतलब एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OED, और ये दोनों एंगल्स हमारे कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। प्लस अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल OAB प्लस एंगल OED, ये भी 90 है और ये भी 90 है। सो 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गए। तो यानी कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स का जो सम हमारे पास अगर 180 डिग्री आ जाए, ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, इस फिगर के इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर की तरफ बन रहे। और अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, वो कंडीशन कब होती है, वो कंडीशन तब होती है जब वो दोनों एंगल्स किसके बीच में बने, पैरेलल लाइंस के बीच में बने। सो दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू ED, और यही चीज़ हमने इसमें टू प्रूव करनी, ठीक है। सो इसमें कुछ करके दिखाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है थ्योरम्स का तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं,
ठीक है। तो अब इस चीज़ से आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई ने एक ही रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, एक ही कॉन्सेप्ट पर आपके 2 क्वेश्चंस बनाए हैं, तो हो सकता है कि आपके पास बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको ये देखना हो, आपको ध्यान रखना है कि रेडियस जो है वो क्या होती है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके पास एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। बोला है दैट शोन बिलो इज अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ वॉल्यूम 136,000 सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये जो है सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सबको पता है कि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर अभी नहीं किया है तो आप अपने स्कूल्स में आगे कर लेंगे, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। वॉल्यूम ऑफ कोन हमने ये निकाल दिया, ठीक है, दिया हुआ था हमें 1/3 इंटू पाई। पाई की वैल्यू उन्होंने क्या बोली है, कितनी लेनी है, 3 लेनी है। देन आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, रेडियस कितना है हमारा 20 इंटू 20 इंटू h। ओके जी। सो नाउ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, देन 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 136 इज इक्वल टू 2 2 तक कितना हो गया 4h। नाउ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको रूल पता है मैथ्स का कि जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो इस साइड आकर के ये हमारा डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ से कितना आ गया 4 3 12 एंड देन यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 4 16। सो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आ गई हमारी 34 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना इसके अंदर जो हमारी ये हाइट आई है वो ये वाली हाइट आई है। कोन के केस में हमारी 2 हाइट्स होती है, एक सिंपल हाइट और ये हमारी कौन सी होती है, स्लांट हाइट होती है। आगे उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एंगल विच स्लांट हाइट मेक्स विद द बेस रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लांट हाइट जो एंगल बना रही है किसके साथ, रेडियस के साथ एंगल बना रही है, ठीक है। सो अगर ये रेडियस के साथ एंगल बनाए सो दैट मीन्स ये मेरा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये तो हमें दिख ही रही है कि क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला होता विद स्लांट हाइट मेक्स विद द हाइट ऑफ द कोन, तो ये मेरा बेस बनता, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। सो अब हमारे पास हमको ये थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थीटा किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में अगर आप tan थीटा की वैल्यू देखोगे, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 34 डिवाइडेड बाय बेस कितना है हमारा 20, राइट। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से 17, सो ये आंसर आ गया हमारा 1.7। ओके अब आप देखोगे तो उन्होंने स्पेशली आपको मेंशन किया है कि 1.73 जो है 1.7 जो है वो आपकी किसकी वैल्यू है, √3 की। tan थीटा क्या हो गया हमारा √3। 1.7 की जगह मैंने क्या लिख दिया √3 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब tan में देखो √3 वैल्यू कहाँ पर होती है, √3 वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री पर। सो यानी कि हमारा जो एंगल आ गया वो एंगल कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ओके जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो शोन बिलो आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स। 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए हैं, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, इसको नाम दे देते हैं कुछ A B और C, ठीक है। और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये है ADC, इसमें 90 डिग्री हमारा ये है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ये वाला एंगल आपको गिवन है, जो एंगल गिवन होता है वो वाली साइड हमारी क्या होती है बेस, और दूसरी साइड क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर होती है, ठीक है जी। अच्छा अब बात करते हैं इसकी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अननोन साइड। अननोन साइड की हमें लेंथ बतानी है। आप देख रहे हो कि जो ये वाली साइड है ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। अगर मैं ये वाली साइड निकाल लूँ तो इस साइड को यूज करके हम ये वाली साइड पर जंप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आपको क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हो, साइन कॉस टेन। साइन क्या होता है PBP HHB। तो इन तीनों में से ऐसी कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो आपको हाइपोटेन्यूज दे सकती है, वो कौन सी है, साइन है। सो यहाँ पे मैंने सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 45 डिग्री कहाँ से आया, ये हमें 45 डिग्री एंगल गिवन है। ओके सो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करनी है।
देन साइन 45 कितना होता है, याद करो अपने टेबल में से, साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2। सो अब आप इस चीज़ को, इस वैल्यू को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास h को 1 से h, दिस इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई हमारे पास, 2√2 सेंटीमीटर। सो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 2√2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अपने इस वाले ट्राइंगल की, हमें तो ये साइड निकालनी है ना, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में कौन से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस कौन कौन सी हैं, ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, मीन्स हाइपोटेन्यूज तो मेरी यही रहेगी। अच्छा, अब एंगल ये वाला है, इस वाला, ये वाला इस साइड के साथ अटैच्ड है, यानी कि ये क्या हो जाएगी साइड मेरी बेस, और ये साइड क्या हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, सो अब चेकआउट करो, हाइपोटेन्यूज आपके पास है, बेस आपको फाइंड आउट करनी है, तो कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हो, कॉस की लगा सकते हो। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि अब हमारे पास इस 60 डिग्री एंगल की दूसरे ट्राइंगल में से हम ले रहे हैं, तो कॉस 60 कितना होता है हमारे पास, कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू बेस, बेस हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज कितना निकला है हमारा 2√2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, √2 इज इक्वल टू बेस। तो कितनी आ गई ये वैल्यू, √2 सेंटीमीटर, मीन्स बेस इज इक्वल टू √2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 25th क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ABCD इज अ रोम्बस। ये ABCD जो है वो हमें एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। रोम्बस की आपको पता है सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट, बट एंगल 90 का नहीं होता। अगर एंगल 90 का हो जाए तो आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए एंगल आपको कितने का दिया है, 60 डिग्री का, विद द साइड 3 सेंटीमीटर, एक साइड आपको 3 सेंटीमीटर दी है। देन 2 आर्क्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड पॉइंट C। पॉइंट A और पॉइंट C को एज अ सेंटर मान के उन्होंने इस तरह से एक जो है वो 2 आर्क्स लगाई है, ठीक है। मतलब C को सेंटर मान के कंपास रख के और पेंसिल यहाँ पर चलाकर इन्होंने 2 आर्क्स लगाई हैं। ओके जी, ऐसे ही A के साथ किया है, सच दैट रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ द रोम्बस। जो इसकी रेडियस है ना, वो रेडियस किसके इक्वल है, साइड की, रोम्बस की साइड के इक्वल है, ठीक है। देन द फिगर इज शोन बिलो, ये फिगर हमें दिखाई हुई है। देन इफ BD इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, BD जो है लाइन सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब जितना ऊपर पार्ट होगा उतना ही ऊपर, सिमेट्री मतलब इक्वल, ठीक है, एक जैसा। सो जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट हमारा नीचे है, इक्वल पार्ट है ये। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, ये पार्ट उन्होंने शेड किया हुआ है कि हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, किसकी टर्म्स में, पाई के टर्म्स में, ठीक है। अब अगर आप अपने फिगर को ध्यान से देखोगे, अगर एक बार के लिए आप इस वाली आर्क को भूल जाओ, सिर्फ नीचे वाली आर्क देखो और ये ट्राइंगल देखो, ये आपका क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब नीचे वाली आर्क को भूल जाओ, इस ऊपर वाली आर्क को देखो और इस ट्राइंगल को देखो, ये भी एक सेक्टर बन रहा है, यानी कि 2 सेक्टर्स बन रहे हैं, और दोनों सेक्टर्स कैसे हैं, इक्वल एरिया है, बिकॉज उन्होंने कहा है BD जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। सो मेरे पास 2 सेक्टर्स बन रहे हैं, तो दोनों सेक्टर्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है हमें, थीटा दिया हुआ है 60 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमें फाइनल आंसर पाई की टर्म्स में चाहिए, और रेडियस, रेडियस उन्होंने क्या बोला है, साइड के इक्वल है, सो दैट मीन्स 3 इंटू 3 आ गया यहाँ से। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, 6 आएगा, देन 3 2s 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 3 पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि जो ये शेडेड रीजन है ये कैसे निकल रहा है, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया तो हमें नहीं चाहिए ना, सेक्टर में तो ये शेडेड रीजन भी इंक्लूडेड है और ट्राइंगल भी इंक्लूडेड है, दोनों चीज़ें, लेकिन हमारे शेडेड एरिया में ट्राइंगल नहीं शेड किया, मतलब ट्राइंगल का एरिया नहीं चाहिए, तो ठीक है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको हम माइनस कर देंगे। कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, ABD ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया यहाँ से, √3/4 इंटू साइड, साइड कितनी है हमारी 3 इंटू 3, तो दैट मीन्स यहाँ से आंसर कितना आ गया, 3 इंटू 3 9 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया,
ट्राइंगल का। हमें निकालना है एरिया शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन का एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, दैट 2 टाइम्स, 2 से क्यों मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। सेक्टर के एरिया में से किसका माइनस करना है, ट्राइंगल का एरिया। सेक्टर का एरिया कितना आया है 3π/2, इसमें से किसका एरिया माइनस करना है हमने, ट्राइंगल का एरिया। सो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आप इसका एलसीएम सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 4, तो यहाँ से कितना आ गया 6π माइनस 9√3, सो यहाँ से आ गया 2 2s 4, सो हमारे पास आंसर बन गया यहाँ से 6π माइनस 9√3 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ गया। डन जी, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास क्या है, और पार्ट में वसीम मेड अ मॉडल ऑफ पैकमैन आफ्टर प्लेइंग द फेमस वीडियो गेम। एक वीडियो गेम खेली और उसका उसने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया। ठीक है, द एरिया ऑफ द मॉडल इज, एरिया दिया है आपको मॉडल का, वो कितना है 120π सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा 300 डिग्री का, क्योंकि पूरा एंगल 360 का होता है, ये 60 है तो ये हो जाएगा हमारा 300। क्योंकि हमारा ये मेन पार्ट है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एंगल भी इधर वाला ही चाहिए होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन रिक्वायर्ड टू डेकोरेट द बोर्ड। हमें निकालनी है मिनिमम लेंथ। लेंथ मतलब पैरामीटर, पैरामीटर मतलब सर्कमफ्रेंस निकालनी है हमने। ठीक है, तो आपको एरिया दिया है, वहां से आपने लेंथ निकालनी है, पैरामीटर निकालना। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। एरिया कितना गिवन है आपको 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120π दिस इज इक्वल टू, और थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा ध्यान रखना, थीटा आपने क्या पुट करना है 300, बिकॉज जो पार्ट आपका शेडेड है आप उस पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको उसी का ही क्या चाहिए होगा, एंगल भी उसी का चाहिए होगा। ठीक है जी, सो यहाँ से 10 आया, यहाँ से हमारे पास आया 12। सो यहाँ पे अब जब आप इसको 0 से 0 आपकी इधर से कैंसिल होगी, और 12 इंटू 12 कितना हो गया 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 12 सेंटीमीटर। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सिंपल कैलकुलेशन है, आर स्क्वायर अगर 144 है तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा 12 होता है, तो इसलिए रेडियस आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। सो आपको जो लेंथ निकालनी है, लेंथ के फॉर्मूला मतलब यहाँ पे बेसिकली मैं किसका फॉर्मूला लगा रही हूँ, पैरामीटर का। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है जी, सो थीटा कितना है हमारे पास, थीटा वही 300 है, डिवाइड बाय 360 इंटू 2π, पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि आंसर उन्होंने आपसे पाई की ही टर्म्स में पूछा है। ओके जी, सो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 3 1s 10, यहाँ से कितना आ जाएगा 12, 3 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 10 और ये कितना बनेगा 12, देन 12 को 12 से कैंसिल आउट कर दिया, सो बच गया 10 इंटू 2π, मतलब 2 10s था 20π सेंटीमीटर। सो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो देखो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी हैं, चैप्टर में भी हैं, और आपसे सीबीएसई ने सैम्पल पेपर में भी पूछे हैं कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सेक्टर का एरिया गिवन हो और आपसे पैरामीटर पूछा जाए। ठीक है, या पैरामीटर गिवन हो, वहाँ से आपसे सेक्टर का एरिया पूछ सकते हैं। एंगल ध्यान रखना है, कौन सा एंगल हमने किस टाइम पे कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ के हमने एंगल की वैल्यू पुट करनी। ठीक है जी, राइट, समझ में आई बात। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अपना सेक्शन नंबर सी। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।